तो साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। सही भाई, ऑनलाइन वाले भाई हमारे आ गए हैं। शुरू कर लें क्लास, मीटिंग्स। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा सर, मीटिंग्स, हमने एक बात की थी शुरू की क्लासेस में कि शेयर कैपिटल नहीं पढ़ रहे हैं मेरे भाई, हम मीटिंग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल मैंने कहा था कि हम शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, लेकिन वो रिफ्रेशर से पहले क्लास लगती तो हम शेयर कैपिटल कर रहे थे, क्योंकि वो एक ही क्लास का है। लेकिन कल हमारी क्लास नहीं लग पाई, मेरी ऑफिस की मीटिंग थी। तो आज सैटरडे से हमारा रिफ्रेशर था, तो हम ये वाली ग्रेड करेंगे और ये शेयर कैपिटल हो जाएगा इसके बाद, इस वाली ग्रेड के बाद। ठीक है भाई। सर हमने बात की थी कि कंपनी में, हमने पहली क्लासेस में रेजोल्यूशन पढ़ी थी, याद आ रहा है ना, कि कंपनी के कोई डिसीजन होते हैं तो वो रेजोल्यूशन के थ्रू होते हैं। ठीक है। अब रेजोल्यूशन कहाँ पास होती है? मीटिंग में पास होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि मीटिंग्स होती कौन कौन सी हैं। ठीक है। और कौन सी मीटिंग कौन सी कंपनी को बुलानी है, कितने दिनों में बुलानी है। तो जैसा अगेन मैंने कहा, एक प्रोसीजरल लॉ है, तरीकेकार है। आपको इसमें सिर्फ याद करना होगा कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है, कितने दिन है। ये याद कर लिए तो इसमें कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं आता कि आप ना कर सको। चले भाई, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आगे क्या क्या आएगा। सर, पहला टॉपिक है कंपनी मीटिंग्स, इसके अंदर टाइप्स ऑफ मीटिंग वगैरह पढ़ेंगे। फिर सर इसके अंदर आएगा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिसेस। तो उस मीटिंग के अंदर हम देखेंगे काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगी। सही है, तो उससे रिलेटेड इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर सर तीसरा टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर हमारा कंडक्ट ऑफ मीटिंग। इसके अंदर हमें बताया जाएगा कि मीटिंग कंडक्ट किस तरीके से होती है, कितने मिनिमम लोग होने चाहिए, ठीक है, क्या तरीके कार होगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर सर लास्ट चीज इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड्स। मीटिंग होगी तो मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, रेजोल्यूशन पास होती हैं, तो लॉ ने उसका रिकॉर्ड रखने के मुतालिक क्या क्या कहा है वो इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है सर, कोई इतना बड़ा टॉपिक चैप्टर नहीं है, चार टॉपिक्स हैं। ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हंसते खेलते इसको याद भी कर लें, निकाल भी दें। अच्छा सर, शुरू करते हैं कंपनी मीटिंग से। पहले टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, कि हमारे पास स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है। फिर पावर ऑफ एसएससीपी टू कॉल मीटिंग। लॉ ने कहा है भाई इतने इतने दिन में मीटिंग बुला लेना, नहीं बुलाए तो क्या कमीशन बुला सकता है, किस सूरत में बुला सकता है, वो चीजें देखेंगे। फिर सर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग्स। अब लॉ कहता है कि भाई आपके पास मीटिंग्स हैं दो, एक होगी मेंबर्स की मीटिंग, एक होगी डायरेक्टर्स की मीटिंग। सही है भाई। मेंबर्स की मीटिंग कौन सी होगी, डायरेक्टर्स की मीटिंग कौन सी होगी, वो देखते हैं। डायरेक्टर्स की मीटिंग में कौन आएगा? हुसैन, डायरेक्टर्स की मीटिंग में कौन आएगा? ये डायरेक्टर्स आएंगे, ठीक है, नाम से सारे डायरेक्टर्स आएंगे। मेंबर्स की मीटिंग में कौन आएगा? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स। और सर यहाँ पे ये भी आएंगे, ठीक है। जो डायरेक्टर्स हैं वो दोनों में आएंगे, डायरेक्टर्स की मीटिंग में खाली डायरेक्टर्स आएंगे। अब सर लॉ ने डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए कहा कि डायरेक्टर्स की मीटिंग दो होंगी, एक को वो कहेगा बोर्ड मीटिंग, एक को कहेगा कमेटी मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग क्या होती है? बहुत आसान सी चीज है, चैप्टर 2 में हमने जार्गन पढ़ा था ना, बोर्ड। बोर्ड को उसने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड मीटिंग किसकी मीटिंग है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, मे बी अटेंडेड बाय ऑल द डायरेक्टर्स। मतलब जो भी डायरेक्टर्स होंगे उन सबको मीटिंग के लिए इनविटेशन जाएगा। अब वो कुछ आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं मसरूफियत के बिना पे। सर इनको क्या होता है, पर मीटिंग पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, जब आप लोग अभी ऑडिट करने जाओगे तो एक्सपेंसेस का एरिया ही मिलता है जूनियर को, तो उसके अंदर एक एक्सपेंस आ रहा होगा मीटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स की मीटिंग फी। ठीक है, तो एक एक मीटिंग के कहीं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनको मिल रहे होते हैं। फिर सर कमेटी मीटिंग। अब कमेटी मीटिंग क्या होती है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, ज्यादातर लिस्टेड कंपनीज के अंदर, तो उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक सब कमेटीज बना दी जाती हैं। लेट्स से ऑडिट कमेटी, भाई 8 डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा यार तीन, ये तीन को मिला के हम एक ऑडिट कमेटी बना रहे हैं।
ऑडिट ओवरसाइट करती है, वो एक्सटर्नल ऑडिट के मामला और इंटरनल ऑडिट के मामला को ओवरसी कर रही होती है। सही है कि कंट्रोल डेफिशिएंसीज तो नहीं है कहीं, ऑडिट की क्या फाइंडिंग्स हैं, उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, सारा ये मामला कौन देख रहा होता है? ऑडिट कमेटी देख रहा होता है। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी होती है रिसोर्सेज की, या रेम्यूनरेशन कमेटी होती है जो रेम्यूनरेशन के ऊपर काम कर रही होती है। फिर कहता है इसके अंदर कौन आएगा? सेलेक्टेड डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट टू डिसाइड फॉर स्पेसिफिक टास्क असाइंड टू दोस कमिटीज। डिपेंड करता है कमेटी कौन सी है। सेलेक्टेड ऑडिट कमेटी की मीटिंग है, कौन आएगा? वो तीन जो डायरेक्टर्स थे हमारी मिसाल में वो आ जाएंगे। ठीक है। एचआर कमेटी की मीटिंग है तो कौन आएंगे? जो एचआर कमेटी में है। सवाल है कोई? ठीक है जी। तो सर अभी तक हमने कहा कि मीटिंग्स होंगी दो तरीके की, एक मेंबर्स की, एक डायरेक्टर्स की। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए फर्दर लॉ कहता है कि बोर्ड मीटिंग होगी, कमेटी मीटिंग होगी। और कमेटी मीटिंग हमने कहा कि भाई ऑडिट कमेटी भी हो सकती है, एचआर कमेटी भी हो सकती है, रेम्यूनरेशन कमेटी भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज हो सकती हैं और उनको डिफरेंट टास्क असाइन होते हैं जिस टास्क के ऊपर वो काम कर रहे हो। फिर सर मेंबर्स की मीटिंग के लिए कहता है कि मेंबर्स की मीटिंग भी फर्दर दो मीटिंग्स होंगी। कहता है एक होगी जनरल मीटिंग, एक होगी क्लास मीटिंग। क्लास क्या होता है भाई? शेयर कैपिटल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शेयर्स की डिफरेंट क्लासेस होती हैं, काइंड्स होती हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। फिर उसके अंदर फर्दर क्लासेस भी होती हैं कि क्लास ए, क्लास बी। ठीक है। ये क्लासेस किस बेसिस पे होती हैं? सर वोटिंग राइट्स पे भी हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस हो सकती हैं। मैं बोलूं कि भाई मेरे इस शेयर की दो क्लास होंगी, क्लास ए और बी। जो क्लास ए का शेयर खरीदेगा उसको एक वोट पे दो, एक शेयर पे दो वोट। सही है। जो क्लास बी का शेयर खरीदेगा उसको एक शेयर पे एक वोट। तो मैंने वोटिंग राइट्स के हिसाब से क्लासेस बनाई हुई हैं। तो किसी भी टाइप पे किसी भी चीज पे क्लास बन सकती है। अब कोई ऐसा मैटर डिस्कस करना है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मुझे क्लास ए को बुलाना है, तो किसको नोटिस जाएगा मीटिंग का? क्लास ए के मेंबर्स को जाएगा। सही है। तो लॉ कहता है क्लास मीटिंग वो होती है जो किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए बुलाई जा रही हो, जो जिसका मैटर होगा। मतलब बाकियों का ताल्लुक ही नहीं है तो मैं सबको नहीं बुला रहा, तो सिर्फ मैं उस क्लास को बुला रहा हूं जिससे रिलेटेड बात होगी। ठीक है। तो ये कहता है एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ मेंबर्स, फॉर एग्जांपल्स मीटिंग्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। फिर इसी तरह मेरे पास जनरल मीटिंग। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो इस टॉपिक के अंदर टेस्ट हुआ है वो ये हुआ है। ठीक है। अब लॉ कहता है जनरल मीटिंग जो होती है वो एक होगी आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है। ये क्या होती है सर? जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है ना, होने के बाद ये पहली मीटिंग होती है। ठीक है। फॉर्मेशन से रिलेटेड मसले मसाइल इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। फिर एनुअल जनरल मीटिंग, ये हर साल होती है, रिपीटेटिव नेचर की होती है। डिटेल में बात करेंगे इसमें एक एक पे, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है इस टॉपिक का। फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है। सर स्टैट्यूटरी मीटिंग मैंने कहा वन ऑफ होती है, फॉर्मेशन के बाद होती है, दोबारा कभी नहीं होगी, एक दफा होगी। एनुअल जनरल मीटिंग है, रिपीटेटिव, साल में एक एक दफा होती है। बीच में कभी मुझे कोई मसला आ जाए, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, तो नीड बेसिस पे होती है। इसको मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम। सही है। आज के बाद हम इसको एजीएम कहेंगे, इसको ईओजीएम कहेंगे। भाई यहाँ तक किसी को कोई मसला? ऑनलाइन वालों हम सब साथ हैं, सब साथ हैं भाई। खिजर भाई कहाँ है हमारे? खिजर, समर। आगे बढ़ जाए, चलें भाई। ऑनलाइन बैठे हुए हैं आज। अच्छा सर, अब हम आ गए अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग। ये हमारी क्या थी? मेंबर्स की मीटिंग में जनरल मीटिंग की तीन चीजें। सही है। बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर दो थी, वो उतना ही कंटेंट था जितना हमने पढ़ लिया, उसकी कोई फर्दर डिटेल्स नहीं है। इसी तरह मेंबर्स के अंदर जो क्लास मीटिंग्स थी उसकी वही डिटेल थी जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ दी, कोई फर्दर डिटेल नहीं है।
लेकिन जो जनरल मीटिंग्स थी तीन, उनको एक एक करके हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या आता है भाई? तो इसके अंदर हमें याद इस तरीके से करना है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कि भाई कौन सी कंपनी बुलाएगी, कौन सी कंपनी बुलाएगी सर? कहता है एवरी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी वाली? हैविंग शेयर कैपिटल। तो सोचने का सिनेरियो में तरीका ये होगा, अपने पास पेंसिल रख लेना या हाइलाइटर रख लेना। जब भी सवाल पढ़ो पहले तो तुम हाईलाइट कर दोगे कि भाई एग्जाम में ये तो नहीं बताएगा ना कि कौन सी, वो बोलेगा अली लिमिटेड है और इसका जो शेयर कैपिटल है वो 9 मिलियन है, 1 मिलियन है। फॉरेन से क्या आएगा दिमाग में? यार पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर ये कहता है एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी टू बी कॉल्ड द स्टैट्यूटरी मीटिंग। कहता है हर पब्लिक कंपनी ने करनी है, ठीक है। कौन सी वाली? हैविंग शेयर कैपिटल। तो कौन करेगा ये देख लिया। फिर कहता है इन केस फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी इज डिसाइडेड टू बी हेल्ड अर्लियर। एक हमने मीटिंग पढ़ा ना, एजीएम। तो लॉ कहता है कि भाई अगर आपकी एजीएम इससे पहले हो गई, स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले आपने एजीएम कर ली, नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड। भाई आपने कहा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग में कर क्यों रहा हूं? फॉर्मेशन से रिलेटेड मुझे चीजें डिस्कस करनी है। सही, अभी मैं एक मेंबर हूं, मुझे नहीं पता कि भाई और कौन कौन मेंबर है, क्या हिसाब किताब है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हम बैठ रहे हैं ना, ठीक है। अब फर्ज करो कंपनी ने कहा कि यार डायरेक्ट एजीएम में बुला लो पहले, ठीक है, एजीएम ही बुला लो। तो अगर मैंने एजीएम ही उससे पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने से पहले एजीएम बुला, तो क्या मकसद पूरा हो गया मेरा? मिलने मिलाने स्ट्रेटेजीज डिस्कस करने वाला। तो लॉ कहता है कि बस सही है, अब स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं बुला। तो पेपर में वो कहेगा, एमसीक्यू में अगर पूछ ले कि स्टैट्यूटरी मीटिंग हर पब्लिक कंपनी को बुलानी चाहिए, एक्सेप्शंस बता दो इसकी। तो एक इसको मैं एक्सेप्शन भी बोल सकता हूँ इस रूल की, कि भाई अगर एजीएम पहले हो गई तो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं होगी। फिर दूसरी एक्सेप्शन भी बताइए भाई इसने। इसने कहा कि द रिक्वायरमेंट शल नॉट अप्लाई टू अ पब्लिक कंपनी। कह रहा है हर पब्लिक कंपनी ने बुलानी है, लेकिन कह रहा है कौन सी वाली पब्लिक कंपनी नहीं बुलाएगी? विच कन्वर्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कि भाई हुआ यूं कि मैं पब्लिक कंपनी हूं, 1 साल के बाद मैं क्या बन गया हूं? सॉरी, अ पब्लिक कंपनी विच कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर। मैं प्राइवेट कंपनी था, अब मैं क्या हूँ? अब मैं पब्लिक हो गया हूँ, हैविंग शेयर कैपिटल हूँ। तो क्या मुझे स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी चाहिए? सही है, वैसे असूलन तो बुलानी चाहिए ना, ठीक है। लेकिन लॉ ने इसको एक्सेप्शन में दे दिया, क्यों? लॉजिक है ना। कह रहा है तुम पहले जब 1 साल पहले थे, तुमने उसमें मीटिंग तो कर ली होंगी, अब क्या फायदा? कह रहा है अब तुम जो है हटा दो स्टैट्यूटरी मीटिंग को, डायरेक्ट एजीएम कर लेना। हाँ, अब सवाल आता है इसके ऊपर, वो पेपर में बताता नहीं 1 साल हुआ है, बताएगा इस डेट पे हुई है। गिनने होते हैं साल में, दिन गिनने होते हैं, सही है। तो सर कौन बुलाएगा, इस बात पे क्लियर है, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। लेकिन दो सूरत में एक्सेप्शन है, कि मैंने एजीएम पहले कर ली है तो रिक्वायर्ड नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग, या फिर मैं प्राइवेट कंपनी था, ठीक है, और मैंने क्या कर लिया, 1 साल के बाद में क्या हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया। तो सर अब लॉ कहता है अब भी आप स्टैट्यूटरी मीटिंग ना बुलाएं। बात क्लियर है? पेपर में एक्सेप्शन पूछेगा तो हम ये दो पॉइंट लिख सकते हैं, 2 नंबर का आ सकता है, ठीक है भाई। प्राइवेट था, ठीक है, 1 साल के बाद पब्लिक बन गया, अब तुम पब्लिक कंपनी बन गए, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर ये वाला सेक्शन लग गया, एवरी पब्लिक कंपनी। लॉ कर है अब तुम पब्लिक कंपनी हो, तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार स्टैट्यूटरी मीटिंग बुला लेता हूँ, लेकिन लॉ ने कहा नहीं, तुम नहीं बुलाओ।
तुम्हें नीड नहीं है क्योंकि तुम नए बने नहीं हो, तुम्हारा सिर्फ स्टेटस चेंज हुआ है। समझ आ रही है बात? क्लियर? फिर टाइम लिमिट, यार बुलानी तो है, लेकिन ऐसा भी तो अंधी तो नहीं मची हुई ना कि कोई लिमिट होगी कब तक बुलानी है। तो यहाँ पे लॉ कहता है स्टैट्यूटरी मीटिंग शेल बी हेल्ड विद इन अर्लियर ऑफ, जो पहले हो जाए, क्या चीज, 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर सर 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इसको हम पढ़ चुके हैं कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है, याद आ रहा है ना? तो सवाल में तुम्हें दिया होगा कि भाई अल्फला लिमिटेड है, ठीक है, 9 9 मई को उसको रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। फिर वो सवाल में कहेगा 11 अप्रैल को उसको सर्टिफिकेट ऑफ 11 जून को उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला। अब ये क्या भला है सर? प्रोस्पेक्टस के चैप्टर का पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, एक पब्लिक कंपनी है ना, कहता है इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन कहता है पब्लिक कंपनी तुम बिजनेस तब शुरू कर सकते हो जब तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर इनकॉर्पोरेट होने के बाद पब्लिक कंपनी को एक और सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट, सीओसीबी, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम सीओसीबी बोलेंगे। ठीक है भाई? तो अब सवाल में आपको दो डेट दी हुई होंगी, उसने कहा 9 मई 2022 को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला, और 11 जुलाई 11 जून 2022 को उसको सीओसीबी मिला। तो अब तुम 11 जून से 180 दिन गिनोगे, 9 मई से 9 महीने गिनोगे, जो पहले आ रहा होगा उसके अंदर अंदर क्या बुलानी होगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी होगी। ठीक है? यहां तक किसी को कोई मसला? एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। कहता है अ पब्लिक कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2021 को बनी भाई, एंड वाज अलाउड टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 25 अप्रैल 2021। तो सर 25 अप्रैल 2021 से 180 दिन कितने बनेंगे, 22 अक्टूबर 2021, और यहां से 9 महीने कितने बनेंगे, 3 अक्टूबर 2021। तो अर्लियर ऑफ कौन सा है, 3 अक्टूबर है। तो सर पब्लिक इस वाली कंपनी को अपनी मीटिंग कब बुलानी चाहिए, एटलीस्ट बाय 3 अक्टूबर, इससे अंदर अंदर बुलानी चाहिए। ठीक है जी? तो इसके बाद पेनल्टी लगेगी, अभी उस पर आते हैं। ठीक है? तो भाई पेपर में अभी ये कोई मुश्किल चीज जो हमने पढ़ी, सिर्फ हमने ये पढ़ा है पहले कौन बुलाएगा, कौन सी एक्सेप्शन है, कितने टाइम में बुलानी है। पेपर में भी बस सिनेरियो पकड़ के यही चीजें लिखनी है, और सारी चीजें लिख दोगे फुल नंबर देगा वो, क्यों नहीं देगा? 25 नंबर का लाजमी ग्रेड आएगी। तो कहाँ से पूछेगा भाई, यहीं से पूछेगा, उसके बाद और क्या चीजें हैं पूछने के लिए। ठीक है? आगे बढ़े भाई ऑनलाइन वालों, दो चीजों पे क्लियर है हम। नोटिस, फिर कहता है नोटिस, रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना नोटिस, 21 दिन का नोटिस। तो वो किसका नोटिस है, मीटिंग का। तो सर ये कहता है आपने क्या करना है, द नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग shall be sent to the members at least 21 days before the meeting along with the copy of statutory report। अब तीसरे पॉइंट में कह रहा है मीटिंग तो बुलाओगे, लेकिन उसका जो नोटिस है ना, कम से कम 21 दिन पहले मेंबर्स को दे देना भाई। ठीक है? 21 दिन पहले दे देना। इतना जल्दी क्यों पहले? नोटिस खाली नोटिस नहीं जाता, उसके साथ जो मीटिंग होती है ना, जो टाइप ऑफ मीटिंग होती है उससे रिलेटेड चीजें भी जाती हैं। अब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग है, तो उसके साथ कंपनी क्या भेज रही है, एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेज रही है। अब ये क्या होती है, इसके अलग पूरा आगे पॉइंट आ रहा है। ठीक है? तो मेंबर्स को हमने कहा भाई ये लो नोटिस, ये लो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या होगा, बहुत सारी डिटेल चीजें होंगी जिसको 21 दिन पढ़ेगा, ताकि मीटिंग में आए, रेजोल्यूशन पास हो, फैसला होगा तो क्या इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। ठीक है? मीटिंग में आके तो उसको हम चीजें नहीं बताएंगे ना कि भाई ये मसला है, उसको हम 21 दिन पहले मटेरियल भेजेंगे, भाई पढ़, रिसर्च कर, सोच, ताकि 21 दिन बाद जब मीटिंग में जाओ,
फैसला हो तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। समझ आ रही है बात? फिर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। किस चीज की फाइलिंग भाई? रजिस्ट्रार को क्या फाइल कराना है? कह रहा है द डायरेक्टर shall cause a copy of the statutory report along with the report of the auditors as aforesaid to be delivered to the registrar for registration forthwith after sending the report to the members of the company। तीसरे पॉइंट पे हमने पढ़ा, जब 21 दिन पहले नोटिस दो तो नोटिस के साथ एक अदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी देना। ठीक है, नोटिस के साथ एक अदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी देना। तो बाद में कहता है जब तुम मेंबर्स को दे दो ना, तो क्या करना, वो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट तुम किसको दे देना? रजिस्ट्रार को भी जमा करा देना। समझ आ रही है बात? अब सर ऑडिट रिपोर्ट क्यों? ऑडिट रिपोर्ट क्यों? जब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के भी कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो तुम उसमें देखोगे पैसे की लेन देन की बात हो रही होती है। तो जहाँ पैसे की लेन देन होती है ना, थर्ड पार्टी का एक ओपिनियन चाहिए होता है कि भाई पैसे की लेन देन के ऊपर रिलायंस आ गई। ठीक है, तो ऑडिटर उसका ऑडिट करता है, एक रिपोर्ट देता है जो आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार को जमा कराओगे और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा। 4 पॉइंट हुए, यहां तक रिवाइज करें। पहले हमने कहा कौन सी टाइप ऑफ कंपनी बुलाएगी, हमने कहा एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल को बुलानी है। हमने कहा दो केसेस में नहीं बुलाना, अगर एजीएम पहले हो जाए, यहाँ पहले प्राइवेट थे अब 1 साल बाद पब्लिक बन गए हो, तो ये दो एक्सेप्शन है, तो नहीं बुलाना। अच्छा भाई, फिर कहता है कब बुलाओगे? 180 days फ्रॉम सीओसीबी या 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज अर्लियर। फिर हमने कहा नोटिस भेज देना 21 दिन पहले, और नोटिस के साथ एक अदद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेज देना। अच्छा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जैसे ही मेंबर्स को भेज दो तो लॉ कहता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ वो तुम भेज देना किसको? रजिस्ट्रार को भेज देना। ठीक है भाई। फिर हम आते हैं सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन। किस चीज की भाई? द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट shall be certified by the chief executive CEO and at least one director of the company, and in case of a listed company also by the CFO। पब्लिक कंपनी है ना, लिस्टेड भी हो सकती है अनलिस्टेड भी हो सकती है। कह रहा है कि अगर आप पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हो तो आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक डायरेक्टर उस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे साइन करेगा। होती क्या है अभी हमने नहीं देखी, बात करें एक डायरेक्टर और एक चीफ एग्जीक्यूटिव। पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस सीएफओ। क्लियर है ऑथेंटिकेशन वाले पॉइंट पे? चले भाई, छठा पॉइंट, लिस्ट ऑफ मेंबर्स। कहता है द डायरेक्टर शैल कॉज अ लिस्ट शोइंग नेम्स, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी एंड एड्रेसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है भाई, एंड द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम रिस्पेक्टिवली। हमने कहा भाई अभी मैं मेंबर हूं, मुझे नहीं पता और कौन है, पहली दफा मीटिंग में जा रहे हैं, तो एक लिस्ट रख दी गई है भाई, ये बंदा है, ये ऑक्यूपेशन है, ये नेशनैलिटी है, इतने नंबर हेल्ड किए हैं, ताकि भाई अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे पता लगे ना बाकी और किस किस का इंटरेस्ट है। समझ आ रही है बात? To be produced at the commencement of the meeting and to remain open and accessible to any member of the company during the continuance of the meeting। कब होगा भाई? जब मीटिंग कमेंस होगी तब से पड़ी रहेगी, और जब तक मीटिंग चल रही होगी वो लिस्ट ओपन रहेगी, कोई भी उसको आके देख सकता है। 6 पॉइंट हमने पढ़ लिए। इन 6 पॉइंट में कोई मुश्किल चीज है, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो या आगे बढ़े?
यार यार देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो 9 महीने और 180 दिन, तो उसने कहा है विद इन अर्लियर ऑफ, ठीक है। वो मतलब कि 9 महीने से आ रहा है कि भाई ये भी प्रॉब्लम डेट है, अब उसकी 9 मंथ बाद कौन सा डेट है, ठीक है। यार एक दिन माइनस करने का उनका मकसद ये होगा कि उसने फ्रॉम का है ना, तो वो कह रहे हैं उस दिन को भी गिन लो। हाँ। देखो मसला ये है कि एग्जामिनर का हम सजेस्ट आंसर देखेंगे ना, जहाँ पे बहुत सारी डेट इन्वॉल्व होंगी, तो उसने आंसर में दो दो तीन तीन डेट्स दी हुई होंगी, ठीक है। तो वो इतना लिवरेज दे देता है कि यार एक दिन से चलो आगे कर लिया, गिनने में एग्जाम एनवायरनमेंट में इतना होता है। अभी जब हम इसके सवाल करेंगे ना, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम देखेंगे यार जहाँ एग्जामिनर ने दिन दिए होते हैं ना, तो अक्सर सजेस्टेड आंसर में वो दो तीन डेट्स दे देता है कि 21 दिन, वो कभी ये भी देगा, ये भी रेंज दे देता है। तो सजेस्टेड आंसर में मतलब ये कहना चाह रहा होता है कि यार किसी का इस रेंज में आ रहा है तो जाने दो। समझ आ रही है, इससे कोई होता नहीं है इशू। अगर फ्रॉम से गिन रहे हैं ना, तो फ्रॉम उस दिन को गिनने के लिए हमें एक दिन माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा भाई, यार वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं लिखा होता है आफ्टर, कहीं कहीं लिखा होता है फ्रॉम। जहां पे फ्रॉम लिखा होता है उसको हम वो वाला दिन भी गिनते हैं जो दिन उसने दिया होता है, जिस दिन सर्टिफिकेट मिला। आफ्टर होगा तो उस दिन को छोड़ के आगे से गिनते हैं। इसने बोला है फ्रॉम विद इन, मतलब कि भाई एक तो उस दिन को गिनो। विद इन का मतलब लिमिट दी है, कि जैसे 3 अक्टूबर तक की डेट आ रही थी ना, तो जब से तुम्हें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला था और 3 अक्टूबर तक, तो विद इन इसके अंदर कभी भी बुला सकते हो पूरी रेंज। ठीक है, तो हमें ये चीजें इसलिए बोला था, ये बारीक बारीक सी चीजें होती हैं फ्रॉम आफ्टर, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक दिन आगे पीछे क्लोज हो गए हो, तो मेरी नजर में एग्जामिनर उसको उसके मार्क्स नहीं काटता, क्योंकि उसके अपने आंसर में भी कहीं कहीं वो मल्टीपल डेट्स देता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई इतना लेवरेज तो होता है एग्जाम प्रेशर में एक दिन, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट साथ में लिख रहे हो ना, आप साथ में लिख रहे हो 9 मंथ्स, अब उसको पता है कॉन्सेप्ट आता है। अब एक दिन गिनते हुए का ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, तो इतना एग्जाम प्रेशर में लेवरेज होता है, ठीक है। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहे तो फिर एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन तुम साथ में जब लिख रहे हो तो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि 21 दिन है या 180 दिन है, तो तुम उसको वो गिनने में ही साथ आगे कर रहे हो, तो वो एक अलग चीज है, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। आगे बढ़े। डिस्कशन एट मीटिंग, किस चीज की डिस्कशन भाई? कह रहा है द मेंबर्स ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एट द मीटिंग shall be at liberty to discuss matter relating to the formation of the company or arising out of the statutory report। कह रहा है आपको हमने 21 दिन पहले नोटिस के साथ एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेजी, ठीक है। कह रहा है जब आप मीटिंग में आ गए हो तो मेंबर्स लिबर्टी पे है, उनके पास अख्तियार है कि वो क्या करें, डिस्कस करें कोई मसला है तो। फॉर्मेशन से रिलेटेड है, यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दी थी, आप जब उसको एनालाइज कर रहे थे उसमें से कोई मसला निकल रहा है आप जो पूछना चाह रहे हो, तो आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन कहता है वेदर प्रीवियस नोटिस हैज बीन गिवन और नॉट, कह रहा है जिस मसले पे आप बात कर रहे हो वो हमारे एजेंडे का हिस्सा है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। जब नोटिस जाता है ना, तो अभी हम आगे ऐड करते जाएंगे चीजें। नोटिस खाली एक पेज का नोटिस नहीं जाता, उसके साथ काफी सारी चीजें जाती हैं, ठीक है। जैसे स्टैट्यूटरी मीटिंग के सूरत में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जारी होगी, हम देखेंगे कि प्रॉक्सी फॉर्म जा रहे होंगे, फला चीजें जा रही होंगी, एजेंडा जा रहा होगा, केसेस के ऊपर रेजोल्यूशन पास होगी, केसेस के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मेंबर्स जो आप आए हो स्टैट्यूटरी मीटिंग में, आप फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी बात कर सकते हो, ठीक है। या फिर
आप क्या कर सकते हो, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो आपको दी थी उसमें से कोई मसला निकला उसके ऊपर बात कर सकते हो, भले वो एजेंडे में नोटिस में था कि नहीं था, पहले उसका नोटिस दिया था कि नहीं था। लेकिन कहता है हाँ, रेजोल्यूशन नहीं पास करने दूंगा, बट नो रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज नॉट बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स मे बी पास्ड। कहता है मतलब जिस चीज का मैंने नोटिस नहीं दिया पहले, सही है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करने नहीं दूंगा, डिसीजन करने नहीं दूंगा, कोई बात करनी है कर लो। समझ रहे हो, ताकि भाई अगर रेजोल्यूशन पास होती है, नोटिस जाता है, दैट मीन्स के इन्फॉर्म डिसीजन हो। ठीक है, 21 दिन पहले बताया जाता है ताकि वो सोच के आता है भाई। सही है, समझ आ रही है चीज। कह रहा है कि भाई नोटिस नहीं दिया तो डिस्कशन कर लो, लेकिन रेजोल्यूशन तब पास करवाऊंगा उस मैटर के ऊपर अगर उस मैटर के रिलेटेड रेजोल्यूशन का नोटिस मैंने मतलब दिया हुआ था 21 दिन पहले मीटिंग से। बिल्कुल, बिल्कुल खिजर भाई ऐसा ही है। भाई वॉइस नहीं आ रही, उमेर मलकानी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। आवाज क्लियर है मेरी? चले भाई, चले भाई। अच्छा जी, फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट में क्या है भाई, नाम से क्या जाहिर हो गया कि मीटिंग नहीं हो पाई, एडजर्न हो गई। द मीटिंग में एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब भाई मेरी मीटिंग थी, नहीं हो सकी, चलो हमने पोस्टपोन कर ली, एडजर्न कर ली, ठीक है। एंड at any adjourned meeting, any resolution of which notice has been given in accordance with the articles, either before or after the original meeting may be passed। कहता है मीटिंग एडजर्न हो गई, मेरी ये मीटिंग थी लेट्स से 1 मई को, ठीक है, ये एडजर्न हो गई 7 मई पे, ऐसा है। अब इस मीटिंग पे फैसला करने के लिए मैंने 21 दिन पहले नोटिस दिया होगा, ऐसा है, ऐसा है। कहता है द मीटिंग में एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसने कहा जब आप इस दिन आए ये वाली मीटिंग तो हो गई एडजर्न। फिर कहता है एट एनी एडजर्न मीटिंग, मतलब अब हम इस दिन आ गए, सही है। एट एनी एडजर्न मीटिंग एनी रेजोल्यूशन ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ईदर बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग मे बी पास। अब कहता है यहाँ पे अगर तुम्हें रेजोल्यूशन पास करानी है, ठीक है, तो अगर इसका नोटिस ये इधर दिया हुआ था तो भी यहाँ पास हो सकती है, लेकिन अगर नोटिस यहाँ दिया है बीच में तो भी पास हो सकती है। एडजर्न मीटिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है एट एन एडजर्न मीटिंग शैल हैव द सेम पावर एज एन ओरिजिनल मीटिंग। कहता है भले ही एडजर्न मीटिंग है, ये एडजर्न हो गई थी तो उसके बदले में ये हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि ये मीटिंग उससे कोई कम हो या इसके कुछ कम इख्तियार हो या इसकी पावर्स कम हो। तो कह रहे हैं पावर इसकी बिल्कुल वही है जैसे ये ओरिजिनल मीटिंग ही है। समझ आ रही है बात? तो इस डब्बे के अंदर दो कॉन्सेप्ट, एक तो ये मीटिंग एडजर्न हो सकती है। अब आप एडजर्न मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन कोई डिसीजन ले रहे हो, उसका नोटिस आपने भले ओरिजिनल मीटिंग से पहले दिया था या एडजर्न से पहले दिया था, आप पास कर सकते हो, ठीक है। कहता है इसकी सेम पावर्स होंगी जैसे ओरिजिनल मीटिंग, जब ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी तब आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी कम वैल्यू है क्योंकि ये एडजर्न में पास हुई थी, ये ओरिजिनल में पास हुई है इसकी ज्यादा वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीटिंग एडजर्न हो गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। अब नहीं होगी, मकसद पूरा हो गया तुम्हारा, ठीक है, एक्सेप्शन में आ गए तुम। अभी हम मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं, कंटेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। उससे पहले तक छोटे छोटे पॉइंट जो थे इसके सारे क्लियर हैं, ठीक है। जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कब से हम कर रहे थे, आ जाए भाई। भाई लॉ कहता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो आप कब से पढ़ा रहे हो इसमें आता क्या है।
कह रहा है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आएगा तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड other than in cash stating the consideration for which they have been allotted। कह रहा है तुम एक परफॉर्मा बना के दे दो, उसमें बताओ कि भाई ये तुम्हारे हैं शेयर्स, ठीक है, ये मैं बोल दूंगा कैश, ये मैं बोल दूंगा अदर, ठीक है, नॉन कैश जिसके बदले में मुझे कैश नहीं मिला। कह रहा है तुमने बता दिया 100 शेयर्स इतने के दिए, 10,000 के दिए, ठीक है, ये 200 अदर शेयर्स, ठीक है, तुमने ये क्या कर दिया, मुझे एक ब्रेकअप बना के दे दिया, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश एंड स्टेटिंग द कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड। ठीक है भाई, तो आपने बता दिया कि भाई आपके ब्रेकअप बता दिया कि शेयर्स कितने अलॉट हो गए। सबसे पहली चीज ये आ गई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। फिर टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड, आपने शेयर्स दे दिए, अब उसके बदले में पैसा कितना आया भाई, ठीक है, वो भी आप बता दोगे। अब तुम देख रहे हो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या इन्वॉल्व है, पैसे की चीजें इन्वॉल्व है, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट साथ जाती है। समझ आ रही है बात, जो रजिस्ट्रार को मैं भेज रहा हूँ। फिर कहता है एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, मतलब एक मुझे समरी बना के देनी है, किस चीज की, रिसीट्स की एंड पेमेंट्स की, मेड अप टू अ डेट, मेड अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ डेट ऑफ द रिपोर्ट। हाँ भाई मोहित तुम बताओ इसका क्या मतलब है। कह रहा पॉइंट सी में एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट मेड अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट अंडर डिस्टिंक्ट हेडिंग्स। पढ़ा हुआ है ना तुमने, देखो ये कह रहा है आप मुझे रिसीट की कि पैसा आया कितना, पैसा गया कितना, मेड अप टू अ मेड अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट। अब मेरी रिपोर्ट जब मैं बना रहा हूँ, सही है, मुझे कट ऑफ लगाना पड़ेगा, खर्चे तो मेरे चलते हुए आ रहे हैं ना, ठीक है, मुझे स्टैट्यूटरी मीटिंग में जाना है, अभी जो मेरे खर्चे चल रहे हैं वो रुके नहीं है, मीटिंग देर तक चलते रहेंगे, लेकिन मुझे 21 दिन पहले नोटिस देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम जब बनाओगे तो एक कट ऑफ तो लगाओगे ना तुम भाई, तो कह रहे हैं 15 दिन का तुम्हें कट ऑफ लगाना है, ठीक है। जैसे मेरी रिपोर्ट की डेट क्या है, 1 में, ठीक है, तो उसमें मेरे कहाँ तक के खर्चे आ रहे होंगे, मेरी 15 मार्च तक आ रहे हैं, अगर मेरे अप्रैल थी ना पहली, उससे 15 दिन पीछे चले जाऊं, 15 मार्च, सही है। तो कह रहा है 15 दिन का कट ऑफ का टाइम तुम्हारे पास होगा। प्रैक्टिकल लिमिटेशन है ना भाई, मैं कोई पहली अप्रैल को पहली अप्रैल तक के खर्चे तो नहीं बता सकता उसको, सही है। तो इसी तरह जब अकाउंट्स बनते हैं आपके, लेट से 30 जून ईयर एंड है आपका, 30 जून की डेट आप लॉक करते हो, लेकिन वो बनते कब है, 30 जून के बाद बनते हैं ना, सही है, महीना लग जाता है एंड होते होते, टीवी बनाते हुए, बैलेंस शीट वैसा ही बनाते हुए। तो कह रहा है आपके पास 15 दिन का कट ऑफ का टाइम मैं दूंगा, ठीक है। तो एक हमारे पास उसमें शेयर्स आ जाएंगे, हमारे पास कैश रिसीव क्या हुआ है, फिर एक समरी बनाऊंगा मैं कैश रिसीव और पेमेंट की, ठीक है। फिर कह रहा है द रिसीट फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेस। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट बना रहा हूँ रिसीट और पेमेंट के, ठीक है, किस किस में, शेयर से कितने पैसे आए, अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं फैनी तो उससे कितने आए, कोई और सोर्सेस से पैसे आए तो वो कितने आए, फिर पेमेंट हमने किस किस चीज की कितनी कितनी की है, ठीक है, और अब हमारे पास हाथ में कितना पैसा बच गया है, ठीक है, ये मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट एक समरी बना के दे दी। फिर कहता है एन अकाउंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्कुल इनिशियल एक्सपेंसेस है मेरे, फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस है मेरे, लीगल एक्सपेंसेस होंगे भाई, बात बात पे एडवाइस ली होगी मैंने, ठीक है, वो फ्री में तो नहीं हुई होगी, या फिर लीगल खर्चे फीसेस एससीसीपी में इतने पैसे, तो सारे पैसे गए हैं ना।
ठीक है। कह रहा है एन अकाउंट ऑफ एस्टिमेट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी शोइंग सेपरेटली एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड और टू बी पेड ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, कि भाई जब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, क्या मुझे उसके बदले किसी को कमीशन पे करना है? यहाँ पे शेयर इशू कर रहा हूँ तो क्या सस्ते में तो नहीं कर रहा, डिस्काउंट में तो नहीं कर रहा। तो ये सारी समरी मुझे बना के देनी है। ठीक है, तो अब तुम खुद देख लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन तीन पॉइंट्स का ऑडिट होता है। ठीक है, तो इसलिए लॉ कहता है कि जब 21 दिन पहले मेंबर्स को भेजते हो तो फॉरेन रजिस्ट्रार को भी भेज देना, उसके साथ ऑडिटेड रिपोर्ट भी लगाना। फिर कहता है डी पॉइंट में द नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर्स एंड लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी एंड द चेंजेस इफ एनी सिंस इनकॉर्पोरेशन। तो जब आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में उठाएंगे आपको क्या क्या मिलेगा? आपको शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स का ब्रेकअप मिलेगा, आपको कैश रिसीव, आपको समरी मिलेगी, पैसा शेयर्स की मद में आया कितना, या कोई पेमेंट कमीशन डिस्काउंट की है। ठीक है, और हाथ में अब बैलेंस कैश कितना पड़ा हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के एस्टिमेट्स क्या हैं। फिर आपको मिलेंगे डायरेक्टर्स के, लीगल एडवाइजर्स के, कंपनी सेक्रेटरी के ऑक्यूपेशन, एड्रेसेस वगैरह, ये सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर है भाई? ABCD। अब ये चल रहा है कंटेंट्स वाला पॉइंट, कंटिन्यू है। फिर कहता है पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू मॉडिफाइड फॉर विच अप्रूवल ऑफ मीटिंग इज रिक्वायर्ड टुगेदर विद द प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है जो मॉडिफाई हो रहा है? लेट से मैंने एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और अब उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ गई। ठीक है, चेंज हो रहा है, टर्म चेंज हो रही है, या कोई मतलब अब उसका पूरा जो है हिसाब किताब चेंज हो रहा है। अब लेट से उसके लिए मुझे अप्रूवल चाहिए, तो कह रहा है कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो मॉडिफाई हो रहा है उसके लिए अप्रूवल चाहिए, तो वो कहाँ आएगा? वो भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आएगा। 21 दिन पहले मेंबर्स को भेजोगे तो उसको पढ़ के आएगा, इसके ऊपर सवाल करेगा। सही है। फिर द एक्सटेंट to which underwriting contracts have been carried out together with the reasons for their not having been carried out। अंडरराइटिंग क्या होता है भाई? जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, मैं कंपनियों में शेयर इशू कर रहा हूँ, तो एक रिस्क होता है कि यार मुझे 1 लाख शेयर इशू करने हैं, क्या लोग इंटरेस्टेड होंगे? ऐसा तो नहीं है कि कभी ऐसा होता है कि 1 लाख शेयर्स हैं, 5 लाख एप्लीकेशन आई हुई हैं, अब कंपनी बैलेटिंग कर रही है कि भाई किसको दें किसको ना दें, बैलेटिंग में शेयर्स जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 50,000 में इंटरेस्ट हो गया, 50,000 शेयर्स ही कोई लेने को तैयार है। ठीक है, तब मैं करता हूँ अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं एक एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि भाई मेरे शेयर्स बिकवा देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि भाई मेरे जो शेयर्स नहीं बिक रहे होते वो बिकवा के देता है। ठीक है, यहाँ तो फिर सस्ते जाते हैं, यहाँ मैं उसको फी पे करता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई ऐसा अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर्मेशन से रिलेटेड मसला है ना, तो कहाँ डिस्कस होगा? स्टैट्यूटरी मीटिंग में डिस्कस होगा, तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट भी पार्ट भी बनेगा। फिर कमीशन ब्रोकरेज पे कर दिए, यहाँ पे करनी है फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, डायरेक्टर को जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव को कर रहे हैं, सेक्रेटरी को कर रहे हैं, या ऑफिसर को कर रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं जिसके अंदर वो बंदा डायरेक्टर है। सही है, तो जब शेयर इशू करता हूं मैं तो किसी इंडिविजुअल को भी कर सकता हूँ, किसी कोई दूसरी कंपनी में मुझ में इन्वेस्ट कर सकती है। तो अगर वो ऐसी कंपनी है सामने वाली प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा बंदा डायरेक्टर है, तो कह रहा है फिर तुम्हें क्या करना होगा? अपने डायरेक्टर को इशू कर रहे हो, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव, अपने ऑफिसर्स को इशू कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना होगा? कमीशन क्या पे किया है उन शेयर्स पे, या कितना पे करने वाले हो, ठीक है, तो उसका ब्रेकअप भी अलग से उसमें डाल देना, ताकि मेंबर्स के पास क्लियरली दिखे। अच्छा सर, वो कहता है द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट shall also contain a brief account of the state of the affairs of the company since it is incorporation। बोला यार थोड़ा बहुत ये भी तो बता दो कि कंपनी चल कैसे रही है, हालात वाकयात कैसे हैं, क्या देख रहे हैं आप, एंड द बिजनेस प्लान्स, आगे के आपके प्लान्स क्या हैं भाई, इंक्लूडिंग एनी चेंज और प्रपोज चेंज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट। कुछ ऐसा चेंज तो नहीं करना चाह रहे कि यार कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज ला रहे हैं कि जिससे बिजनेस इंटरेस्ट चेंज हो जाए लोगों के, शेयर होल्डर्स के।
ठीक है, और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स चेंज हो जाएं। तो सर ये कंटेंट है हमारे पास। तो इसके अंदर वो कहता है सबसे पहले तुम अपने शेयर्स बता दो, ठीक है, रिसिट्स की समरी बता दो मुझे, तुम मुझे समरी बना दो 15 दिन के कट ऑफ पे, पेमेंट्स की, रिसीट्स की, शेयर्स इशू कर रहे हो। फिर उसके बाद भाई तुम अपना क्या कहते हैं, क्या था भाई, ब्रेकअप, ब्रेकअप बना के दे दो मुझे, ठीक है। तो सारे ये हमारे पास पॉइंट है। कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो रहा है, कोई अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये सारे मेरे पास स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं। इससे पहले हमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी मीटिंग की चीजें पढ़ी, उसके अंदर बार बार लफ्ज यूज हो रहा था स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सही है। फिर लॉ कहता है 10वें पॉइंट में कि आपको जो मैंने कहा था ऑडिटर रिपोर्ट के साथ जमा कराना, तो वो क्या है अब, कहता है द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शेल so far as it relates to the shares allotted by the company, the cash received, point number, सही है, वही ABC, in respect of such shares and to keep receipts and payment of the company be accompanied by auditor report as to correctness of such allotment, receipt of cash receipts and payments। अगर पेपर में कंटेंट पूछता है तो आप चाहो तो यहाँ एक छोटे से पॉइंट ऐड कर देना, अगर आप पेपर में ABC करके लिख रहे हो कि ABC से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट होगी, ऐसा नहीं लिखना चाहते तो अलग पैराग्राफ में लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अंडर राइटिंग देखो, मैंने सब्सक्रिप्शन की बात की ना, कभी ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, कभी अंडर सब्सक्राइब हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन तो मेरे लिए खुशी की बात है ना, उल्टा मैं जो है चौड़े में बैलेटिंग करके दूंगा, ठीक है। अंडर राइटिंग में मसले, ठीक है। अगर तुम कभी क्रिप्टो में तुमने ट्रेड किया है, तो जब नए जो कॉइन होते हैं ना वो लॉन्च होते हैं, तो एक हार्ड कैप रखते हैं, एक सॉफ्ट कैप रखते हैं, ठीक है। तो वो सॉफ्ट कैप मिनिमम अचीव करना होता है उनको, वरना फिर वो लॉन्च नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसी सेम गोज फॉर कंपनी, अगर कंपनी शेयर इशू करने जा रही है तो बोले कि यार मिनिमम उतनी एप्लीकेशन तो आए जितनी मैं चाह रहा हूँ। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे फाइनेंस चाहिए, ठीक है, तो ये अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मजबूरन मेरे थोड़ा नुकसान होता है मुझे, लेकिन मेरे शेयर इशू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रांड होते हैं, बड़े बड़ी कंपनी होते हैं, उनको नीड नहीं होती, लोग वेट कर रहे होते हैं कि यार ये लिस्ट होगी तो हम तो फौरन से खरीदेंगे। बिल्कुल, जाहिर है मजबूरी का फायदा हर कोई उठाएगा भाई, के यही ना कि आपने कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सही है, उसमें लिख देंगे वो कि भाई हमें हमारी अंडर सब्सक्रिप्शन हुई थी इस वजह से लिया है, ये डिटेल्स थी उसकी, इतने शेयर्स कम पड़े थे, सारा क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तुमने पैसा लगाया कंपनी में, तुम मेंबर हो, तुम जा रहे हो भाई, तुम हिसाब मांगोगे ना, ठीक है। अच्छा भाई आओ इसको समराइज करते हैं भाई, चल उड़ जा भाई, सही है। स्टैट्यूटरी मीटिंग को एक पेज पे लाने की कोशिश करते हैं, पूरा टॉपिक जो भी हमने पढ़ा। सर हमने कहा पब्लिक कंपनी करेगी हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसा ही है। फिर कब करेगी, कब नहीं करेगी, सॉरी, जब हमने कहा अगर आप प्राइवेट थे 1 साल में, 1 साल बाद वो हो गए, कन्वर्ट हो गए, या फिर एजीएम जो है पहले हो गई, ठीक है। फिर सर हमने पढ़ा कि कब करानी चाहिए, हमने कहा 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सीओसीबी, ठीक है जी। फिर लॉ कहता है कि भाई आप काम करना 21 दिन पहले नोटिस दे देना, और फिर कहता है रजिस्ट्रार को भी दे देना इमीडिएटली, लेकिन रजिस्ट्रार को किसके साथ देना, ऑडिट रिपोर्ट के साथ देना, ठीक है। फिर कहता है डायरेक्टर कॉज अ लिस्ट ऑफ मेंबर्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन विद पर्टिकुलर्स, कि जब से मीटिंग होगी, मीटिंग एंड होने तक वो लिस्ट ओपन रहेगी सबके साथ। डिस्कशन करेंगे किस पे, डिस्कस कर सकते हैं रिपोर्ट के ऊपर, उसकी फॉर्मेशन के ऊपर, लेकिन रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती विदाउट प्रायर नोटिस, ठीक है जी। फिर हमने सर पढ़ा, यहाँ पे छठा पॉइंट पर्टिकुलर्स आ रहा है, हमने आखिर में पढ़ा, इसको पहले देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट के बाद कोई भी पॉइंट पहले लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने कहा कि मीटिंग एडजर्न हो सकती है, रेजोल्यूशन में भी पास ऑफ इस नोटिस हैज बीन गिवन बिफोर और आफ्टर द ओरिजिनल मीटिंग, ये वाला पॉइंट जो हमने देख लिया, पहली और साथ में वाला। फिर हमने कंटेंट्स पढ़े,
लेकिन हमने पहले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पढ़ा कि ऑथेंटिकेट होगी एक डायरेक्टर और आपका चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर लिस्टेड है तो सीएफओ भी करेगा। और ऑडिटर की रिपोर्ट क्या होगी, ए बी सी के लिए होगी। ठीक है, ये जो ए बी सी है, कहता है शेयर अलॉटेड, कैश कंसिडरेशन, एब्स्ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों के। फिर नाम एड्रेस होंगे सारे पर्टिकुलर, मॉडिफिकेशन के, अंडर राइटिंग, कमीशन, ब्रोकरेज पेबल, अफेयर्स कैसे चल रहे हैं कंपनी के, ये सारी चीज़ें। तो सर आज हमने क्या पढ़ा, मीटिंग्स हमने पढ़ा कि दो तरीके की होंगी, मेंबर्स की होगी, डायरेक्टर्स की होगी। डायरेक्टर्स की दो होंगी, बोर्ड मीटिंग, एक कमेटी मीटिंग। फिर मेंबर्स की भी दो मीटिंग होंगी, क्लास मीटिंग और जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में बस तीन तरीके की होंगी, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एजीएम और यूजीएम। सर आज की क्लास में हमने अपना स्टैट्यूटरी मीटिंग बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि एजीएम खत्म करें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग खत्म करें और फिर पास पेपर्स पे आ जाएं और उसको बुक से देख लें, स्टडी टेक्स्ट से। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हम सब साथ हैं। सही है, किसी का कोई भी सवाल हो जो अभी नहीं आ रहा हो, बाद में दिमाग में आया, तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ठीक है, रिफ्रेशर वाले भी है जो हमारे भाई, जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लें। और ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं तो हमारे ये सारे नोट्स वगैरह उस पर अवेलेबल है, किसी से ड्राइव का लिंक ले लो और कोई शेयर कर दो इन लोगों को भी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे, वेंसडे